प्लीज बैठिए। आप एक बात बताइए, प्रश्नकाल आप सबका है, क्या प्रश्नकाल को नहीं चलाना चाहते आप? प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप रोज हंगामा करते हैं। आप जब प्रश्नकाल के बाद विषय उठाया करें ना, अच्छी परंपरा डाले। मैं आपके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ कि प्रश्नकाल आपका समय रहता है, सरकार से पूछने का आपका अधिकार है। आप अधिकारों से खुद वंचित होना चाहते हैं और तख्तियां लाना छोड़ दें। यहां पर पहले भी मैंने कहा था, तख्तियां लाना छोड़ दें प्लीज। बालू जी, आपको हर इंपॉर्टेंट विषय पर बोलने का मौका पर्याप्त दिया है, हमेशा दिया है, जब भी ना नोटिस और बिना नोटिस के भी दिया है। प्लीज, क्वेश्चन नंबर 101 विनायक राव जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 101। माननीय मंत्री जी, का उत्तर सदन के पटल पे रखा गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, देश के करीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायत को अच्छे तरीके से काम करने के लिए बीबीएनएल के माध्यम से ओएफसी आप कनेक्टिविटी सदन देने के अंदर की मीटिंग मत किया करो, सदन के बाहर किया करो। केंद्र सरकार के माध्यम से की गई। हाँ, मेरा वो प्रश्न आपका था अधिकार है। और प्रश्न के उत्तर में करीबन फैसला 2.5 सदन के लाख बाहर। ग्राम पंचायत में से 1,80,709 ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े गए हैं। मेरे क्षेत्र के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिले के कितने ग्राम पंचायती को ओएफसी कनेक्टिविटी होकर आज तक ग्राम पंचायती का कार्यान्वयन हो रहा है? उत्तर में लिखा है अध्यक्ष महोदय 721 इतने ग्राम पंचायत को ओएफसी देकर उन्होंने कार्यान्वित किया है। लेकिन मेरे जानकारी से शुरू में कई ग्राम पंचायती ने ये पैकेज लिया था और उसका इस्तेमाल चालू किया था, लेकिन बाद में एक 6 महीने के बाद सारे के सारे बहुत से ग्राम पंचायत ने ये अपनी सर्विस बंद कर दी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अच्छी एक योजना थी, लेकिन उसको सक्सेस होने के लिए क्या कठिनाई है, उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। इम्प्लीमेंटेशन है, 2 तरीके से हुआ है। बहुत सारे राज्यों में केंद्र सरकार ने डायरेक्टली बीबीएनएल के जरिए या बीएसएनएल के जरिए से किया है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि हम अपने आप करना चाहेंगे, और उन राज्यों को फिर स्टेट लेड मॉडल में दिया गया। महाराष्ट्र भी एक ऐसा स्टेट है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि हम ये काम अपने हाथों में लेना चाहेंगे, तो ये काम उनको दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली 2-2.5 साल तक करीब करीब जो बहुत अच्छा काम का पीरियड था, उस पीरियड में काम कुछ विशेष हुआ नहीं। अब इस काम में तेजी आ रही है, और जो माननीय सांसद महोदय का क्षेत्र है उसमें भी काम में बहुत तेज गति से अभी काम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी साहब से कि इस बीबीएनएल को और कोई प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी को अटैच करके ये स्कीम चालू करने की सरकार का कुछ ब्यौरा है क्या? बिल्कुल नहीं अध्यक्ष जी, बीबीएनएल को बीएसएनएल के साथ मर्ज किया जा रहा है, क्योंकि 2 अलग अलग कंपनी होने से इस तरह की व्यवस्था हो रही थी कि इंटरनेशनल बैंडविड्थ की जो पाइपलाइन आती थी उसके आगे बीएसएनएल और बीबीएनएल, इसके बीच में हमेशा कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती थी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक अच्छा निर्णय लिया कि बीबीएनएल और बीएसएनएल को मर्ज कर दें, जिससे कि सीमलेस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंडविड्थ पहुंच सके। श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर। प्रताप राव जाधव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये जो बीएसएनएल और बीबीएनएल के माध्यम से महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों के कई ब्लॉकों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जुड़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चे हमारे केंद्र सरकार ने खर्चे किए। ऑप्टिकल लाइन बीएसएनएल बीबीएनएल ने ग्राम पंचायत भवन तक बिछा दी, लेकिन उसके आगे
गांव के कम से कम 5 इंस्टीट्यूट को इंटरनेट कनेक्शन देने की जिम्मेदारी हमने सीएससी कंपनी के ऊपर दी थी, लेकिन सीएससी ने एक भी गांव में ये काम नहीं किया। एक भी ग्राम पंचायत में आज महाराष्ट्र के इंटरनेट चालू नहीं है। तो मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से यही पूछना चाहूंगा कि बार बार ये इंटरनेट के काम करने के लिए सीएससी कंपनी को ही प्रमोट किया जाता है, तो क्या सीएससी कंपनी ने जो भी काम हमारे गवर्नमेंट के किए उसका जायजा कभी हमारे सरकार ने लिया, उसका रिव्यू कभी लिया गया? और क्यों सीएससी कंपनी को बार बार इंटरनेट काम करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है? अगर उन्होंने गलत ढंग से काम किया है तो उसकी इंक्वायरी करके उन पर कार्रवाई सरकार करेंगी क्या? माननीय सांसद महोदय जी ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है सर। अब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या सीएससी भी सरकार की ही कंपनी है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, करीब देश भर में 4.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर जुड़े हैं। अब उसके बजाय एक बहुत अच्छी नई व्यवस्था बन रही है जिसमें बीएसएनएल गांव के ही जो लोकल एंटरप्रेन्योर हैं उनको जोड़ के उनके माध्यम से किस तरह से कनेक्शन पहुंचाए ग्रामीण क्षेत्रों में, ये एक बहुत नई अच्छी व्यवस्था बन रही है। इस व्यवस्था के माध्यम से पिछले 7-8 महीनों में माननीय अध्यक्ष जी, हर महीने ऑन एन एवरेज 1 लाख से अधिक गांवों को गांव में इंटरनेट की ओएफसी केबल के जरिए से कनेक्शन मिल रहा है। तो इस मॉडल को और तेजी से आगे अब बढ़ाया जा रहा है। और माननीय सांसद महोदय का पॉइंट मैंने नोट किया, किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी को या किसी भी एक पर्टिकुलर संस्था को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। श्रीमती जी गीता, क्वेश्चन नंबर 102। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। Thank you, sir. Sir, the Honorable Minister in his reply has stated, under the Atal Innovation Mission, there are 2 incubation centers established in Andhra Pradesh. Sir, in Andhra Pradesh, our Honorable Chief Minister, Sri Jagan Mohan Reddy garu, taking initiative steps to improve the standards of the education, and also infrastructure facilities also given to the schools under Nadu Nedu scheme, and also minimize the absentees. He is giving 15,000 rupees to mothers, sir, under Amavadi scheme. I would like to know from the Honorable Minister whether the government will establish more such incubation centers in the state of Andhra Pradesh, so that more entrepreneurs from the Andhra Pradesh can make use of the facilities at the incubation centers. Sir, the Atal Innovation Mission is a brainchild of the Modi government, and it has been fostered by Niti Aayog over the past 6 years. And I'm glad to state here in the House that all states in India have taken to it like a duck to water. And the state that the honorable member comes from, Andhra Pradesh, is a front runner in this Atal Innovation Mission scheme of things. Now, there are 2 centers, as the honorable members has pointed out. One center is at Anantpur in Shri Krishna Deva Raya University, and it has focused primarily on agriculture, clean tech, and healthcare. And it's also helped helped 21 startups. The second one is in Vishakhapatnam, the AIC AMTZ Medi Valley. And this one has helped start up 26 startups in medical technologies, healthcare, etc. Now, these 2 startups in Andhra Pradesh have done a lot of good in various spheres. And I would like to just point out to the House how Andhra Pradesh is at the forefront of these technologies being imparted to people at large. In agriculture and allied fields, due to these 2 incubation centers, agriculture and allied fields have increased by 21%. They've made startups come up in 21 fields. Electricity
and renewable energy 10%, information and communication technology 15%, health and pharmaceutical 17%. Now, all over India, there was a plan to make 101 incubation centers. Today, we are only able to make 69 incubation centers because COVID came in the way. So unfortunately, because of COVID, we have not been able to reach our targets. We still have to reach 100. The target is 100. We still have to reach that. And if Andhra Pradesh, people in Andhra Pradesh apply for incubation centers, there is a committee which takes a decision as to where all it should be done, and we will consider it, and then we will take a decision. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, what steps are being taken via AIM to do foreign collaborations, especially in the area of research and development? Yeah, the idea of these incubation centers and Atal Innovation Mission is that you should foster innovation in young minds, whether it's in schools, whether it's in universities, institutions, or even in, like we have a vertical called the Atal Community Innovation Centers, which caters to coastal areas, which caters to hilly and tribal areas, aspirational districts, etc., etc. So we have a target of 50 Atal Community Innovation Centers, out of which 14 have been put in place, but the rest have not been put in place. And the idea of this whole mission is to foster an attitude of innovation in young minds, madam. And we don't really require foreign people to make our people's brain work. Nevertheless, I would like to inform the minister that there is a vertical called the She STEM. The She STEM is between India and Sweden, and other countries like Germany and Norway have also shown interest, wherein after the Nobel Week, you know, the Nobel Prize, after the Nobel Prize week, recognition is given to women from both these countries. So this is one of the ones that is on the annual, and from Sweden we will probably expand and take on board other countries specifically to ensure that women entrepreneurs are given their due in the scheme of things. Question number 103, Srimati Poonam Ben Madam. The question number 103. माननीय मंत्री जी, माननीय ऑनरेबल मेंबर, मंत्री जी आप बैठ जाओ, उनको सर वैसे मंत्री जी ने बहुत अच्छे से डिटेल में उत्तर भी दिया है, but I would like to know from the honorable minister, sir, through you, that most of our startups are based out of metros. I would like to know through the honorable minister that out of the 84,000 startups that we have in our country, sir, how many of these startups are based out of tier 2 and tier 3 cities? And also what measures is, special measures is the government taking to promote entrepreneurship beyond our metros, sir? Speaker sir, the startups are set up in all the 30 states and union territories, and I'm happy to tell that 80% of the startups in 660 districts, 45% of the startups are in tier 2 and tier 3 cities. So it's all in our part of the state, 45% in tier 2 and tier 3 cities, sir. Honorable Member Supplementary. Sir, it has been over 5 years since we implemented Fund of Funds for startups, sir. Now, I would like to know from the Honorable Minister whether it has achieved its desired objectives, and also whether the government is taking any special initiative to encourage women, also encourage innovative solutions in waste management, irrigation and agriculture, sir. Speaker sir, the startup system is the third largest ecosystem in the world, the most popular and successful scheme,
And when it was started in January 16, 2016, there were only 452 startups. Now I'm happy to glad to tell that on 30th of November, the number has increased to 80,012 startups. This is the third largest ecosystem in the world. It's the most successful system, sir. मनीष तिवारी जी, एक आप मनीष तिवारी जी का सप्लीमेंट्री जवाब। मनीष तिवारी जी सप्लीमेंट्री, आप मनीष तिवारी जी का टाइम जवाब देना। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. The government has given a rather elaborate answer explaining the initiatives they've taken with regard to the startup ecosystem since 16th January 2016. The government's answer claims that they have brought the number of startups up from 452 to 84,012 by 2022. However, Mr. Speaker, sir, if you look at the global startup ecosystem, the United States has 704 startups. China has 243 startups. India today has 85 startups. If you look at it by valuation, in the first 10 startups or the first 15 startups globally, India does not rank anywhere. And let me read it out. ByteDance, China, $75 billion. Grab Taxi, Singapore, $14 billion. Epic Games, US, $15 billion. SpaceX, $19 billion. United States. Stripe, United States, $23 billion. Airbnb, US. Joule Labs, US. WeWork, US. Didi during China, and Uber, US. My question, Mr. Speaker, sir, is that obviously, there is still a long road to travel. So what exactly is the government doing in order to ensure that our startups which are deserving can actually be financed to an extent where they can graduate to the unicorn grade as quickly as possible? माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो थोड़ा एक जानकारी बड़ी विशेष है और बड़ी आकर्षित करने वाली जानकारी जो मेरे समक्ष आई थी लगभग 2-2.5 महीने पहले, वो सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। खास तौर पे पूनम बहन को ये पसंद आएगी। सर, ये एक धारणा है कि स्टार्टअप है तो दिल्ली में होगी, बेंगलोर में होगी, पुणे में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद। स्वाभाविक रूप से ये दिखती है, ये बड़ी होती है। जैसे ही कोई गांव या छोटी जगह से भी स्टार्टअप बनाता है तो उसकी इच्छा रहती है कि मैं बड़े शहर में जाऊं जिससे मैं तेज गति से प्रगति कर सकूं। सर, लगभग 3 महीने पहले मुझे पाटन जाने का मौका मिला। पाटन एक दूर दराज का इलाका है, काफी वर्षों से वहां पे किसानी क्षेत्र में, खेडूतों में काम हुआ है। वहां सर एक स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्शन में एक युवा ने, पाटन के साथ प्रदेश का नाम भी बताओ। पाटन, बहुत सारे पाटन हैं। पाटन जो गुजरात में है, जहाँ की हमारी दर्शना बहन बैठी है, पटोला साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और एक पटोला साड़ी के लिए मुझे लगता है महिलाएं काफी उत्साहित रहती हैं उसको लेने के लिए। पाटन गुजरात में एक युवा मित्र ने अपने जानकारी दी और धन्यवाद किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि सरकारी स्कीम से उनको शुरुआत में पैसा मिला जब कोई उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता था, और उस थोड़ी सपोर्ट के साथ उन्होंने अपना काम शुरू किया। और अध्यक्ष जी वो मेटावर्स में काम कर रहे हैं और मैं तो हैरान हो गया कि पाटन के छोटे गांव में, छोटे शहर में एक व्यक्ति को मेटावर्स की जानकारी है जो शायद मुंबई दिल्ली के 99% युवा युवतियों को नहीं होगी। और 500 लोगों को, 500 युवा युवतियों को वो वहां पे नौकरी देता है, काम देता है और मेटावर्स में अपने आप को उन्होंने एक प्रसिद्ध भूमिका से काम किया है। तो टियर 2, टियर 3 सिटीज में आज बहुत संभावना है और मेरा मानना है कि आगे चल के और ज्यादा गांव-गांव तक ये विषय बढ़ रहा है। आज की युवा शक्ति नए स्वरूप से सोचती है। पीछे बनारस में जो उत्तर प्रदेश में है, काशी में भी मेरा स्टार्टअप के साथ जब इंटरेक्शन हुआ उसमें भी जो उत्साह देखने को मिला, काशी के आसपास के इलाकों से वहां पे युवा युवती इकट्ठे हुए थे।
एक तो कोई युवती प्लेन में ही जा रही थी काशी, उनको पता भी नहीं था स्टार्टअप इंटरेक्शन का, फिर शायद वहां पहुंच के मालूम पड़ा होगा तो वो भी पहुंची, उन्होंने अपनी भी बताई। तो मुझे लगता है कि हमारे देश की क्षमता बहुत छोटे शहरों तक, गांव तक पहुंच रही है। स्टार्टअप स्कीम आपने जवाब में देखा होगा मनीष जी, कितने सारे काम हुए हैं 2016 के बाद। हाँ, ये बात सही है कि आप स्टार्टअप बोल रहे थे, वैसे आप कहना चाह रहे थे यूनिकॉर्न के भारत में। हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए अब 107 से अधिक यूनिकॉर्न हो गए, 85 आपका आंकड़ा बहुत पुराना है। लेकिन अगर यूएस में 704 है या चाइना में जो भी आपने आंकड़ा बताया, उसके पीछे फिर आप थोड़ी गंभीरता से अपने अंतर्गृह में देखें तो आपको विचार करना पड़ेगा कि यूएसए ने कब शुरू किया था एक कार्यक्रम, और हमारी सरकारों ने जो इतने सालों से अलग अलग सरकारें चली है, उन्होंने क्यों नहीं शुरू किया हमारे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना। क्यों ये काम भी आपने मोदी जी के लिए छोड़ के रखा था कि मोदी जी आएंगे फिर स्टार्टअप्स की दुनिया को प्रोत्साहन देंगे और फिर जाके एक इतनी तेज गति से स्टार्टअप्स देश में तैयार होंगे और देश में प्रगति करेंगे। इन्होंने कुछ नाम भी लिए, मैं भी लंबी सूची सुना सकता हूँ कैसे हमारे एक एक स्टार्टअप, कोई उड़ीसा से आता है और एक स्टार्टअप शुरू करता है और आज विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, डिजिटलाइजेशन में बड़ा नाम कमाता है। कोई केरल से आता है और एजुकेशन के क्षेत्र में नाम कमाता है, कोई यूपी से स्टार्टअप शुरू करता है। तो मेरा मानना है देश विदेश में आज भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के गुणगान गाए जा रहे हैं। हमने सबने उसका आनंद लेना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमने सबने इसमें हमने सबने ये आनंद लेना चाहिए कि इतनी सारी स्कीम्स, अध्यक्ष महोदय, इतनी सारी स्कीम्स तो शायद यूएस और चाइना में भी नहीं है जितनी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में शुरू हुई है। और मैं समझता हूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कंप्लायंस बर्डन कम करना हो, अलग अलग विषयों पे जो इतने सारे काम हुए, स्वाभाविक रूप से जो मनीष जी की चिंता है कि बड़े रूप में हम स्टार्टअप्स को कैसे प्रोत्साहन देंगे, मैं समझता हूँ इस जवाब में इतनी सारी जानकारियां हैं जो आपको खुशी देगी कि भारत में स्टार्टअप्स का भविष्य बड़ा उज्जवल है। श्री श्रीकांत शिंदे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बैठ जाइए माननीय, बैठ जाइए। श्रीकांत शिंदे, आप पूछिए। आज जैसे मंत्री जी ने कहा कि आज देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, मैं सरकार को उसके लिए बधाई देता हूं। हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार द्वारा दी जा रहे बेनिफिट जैसे टैक्सेशन का लाभ जो है हर एक स्टार्टअप को नहीं मिल पा रहा। इसका प्रमुख कारण है कि कोई भी लाभ लेने के लिए सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मैंडेटरी है। मंत्रालय द्वारा 2016 से अभी तक बहुत सारे स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं, वो कितने हुए हैं और इनमें से कितनों को आईएमबी सर्टिफिकेशन दिया गया है? क्या सरकार द्वारा स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए आईएमबी सर्टिफिकेशन को और सरल बनाने हेतु प्रावधान करेगी क्या? क्योंकि आईएमबी सर्टिफिकेशन का जो प्रावधान है वो मैंडेटरी है और बहुत सारी दिक्कतें जो है स्टार्टअप्स को आ रही है, तो इसको सरल बनाने की बहुत जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 84,000 स्टार्टअप्स हैं वो भी डीपीआईटी में रजिस्टर्ड है हमारे मंत्रालय में, लेकिन जो इनकम टैक्स की सुविधाएं हैं और कुछ और विशेष सुविधाएं स्टार्टअप्स को दी जाती हैं, उसमें हमें थोड़ी गहराई से देखना पड़ता है कि कोई मिसयूज ना करे। इसके कारण ये एक इंटर मिनिस्टरियल कमेटी बैठ के स्टार्टअप्स को रजिस्टर करती है, उनसे जानकारियां लेती है कि वास्तव में वो कोई नया इनोवेशन लेके आए हो, कोई नया R&D लेके आए हो जिससे देश को, देश की जनता को लाभ मिले, इसलिए वो प्रक्रिया रखी गई है। माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है कि इसको और सरल बनाने के लिए भी कोशिश की जाए, लेकिन सरलता के साथ साथ कोई मिसयूज ना हो, इसको भी एक बैलेंस करके हम आगे चल रहे हैं। श्री जयदेव गल्ला जी। Thank you, sir, for giving me this opportunity to ask a supplementary. Sir, the Honorable Minister
is correct that startups have gone up from just 450 in 2016 to 84,000 now. But sir, it's a known fact globally, not only in India, that about 90% of startups fail and 10% actually fail in the first year itself. I'm not going to go into the reasons because there are many challenges such as lack of innovation, lack of funds, focus, leadership gaps, failure of business model, and so on. But in spite of all this, I compliment the Honorable Minister for the Indian startup ecosystem is now the third largest in the world. But sir, looking at the failure overpowering success rate in startups, I feel incubators really play an important role in addressing various issues, be it mentoring, training, seed funding, leadership gaps, or other things. I'm glad that incubation is one of the 19 action items of the action plan prepared by the government. Coming to my question, sir, looking at the failure rate of startups, can we assume that the action that needs to be taken as a part of the incubation process is not really up to the mark? And if so, I would like to know from the Honorable Minister, how is he planning for a better startup incubator collaborative program between public and private entities? I think Honorable Member has raised a very important point, Speaker, sir. Very clearly, startups are prone to failure. There's a very high probability. Though I must say, the success rate of startups in India is relatively higher than the rest of the world. And I must compliment our young entrepreneurs and innovators for the wonderful work that they are doing. But I do agree with him that there'll be many startups, many ideas which will not succeed. There may be some lack of clarity, some lack of a effective solution which can impact people's lives or make businesses easier. In fact, we should celebrate failure. If somebody fails, he should be encouraged to start again, start up again, stand up again and start again. And that's the whole idea of Startup India. It does not go after somebody whom we have given support or funding or money, either through SIDBI or through our other various programs and initiatives, through whom we have supported through the incubation centers or the Atal Tinkering Labs. All of these support measures are designed in a way to recognize that if a person fails, we must appreciate that he has tried at least. He has made an effort to do something on his own to be an entrepreneur. As regards the incubation ecosystem, I think we've been quite successful in expanding that ecosystem through the length and breadth of the country. Hundreds of incubators today are maturing. They are providing newer and newer facilities, test beds, equipment, machineries to help our startups experiment. I'll give a couple of examples just for the honorable members to reflect upon. And I would urge all the honorable members through you, sir, to think in terms of starting incubation centers in each one of your districts or your constituencies also. Sir, an incubation center in IIT Madras is doing such phenomenal work that in a short span of time, they've created a value which is in excess of 30,000 crores for the startups that have been incubated by that IIT incubation center alone. And today they've built 12 lakh square feet of area in which some of the most modern equipment they have provided. And Honorable Speaker, sir, you'll be happy to know that very soon, India's very own commercial scale spacecraft, indigenously designed and manufactured in India, is going to come out of IIT Madras, designed and developed by Indian young boys and girls. Similarly, in Gujarat, we have iHub. It's a remarkable incubation center which covers about 52 universities. And I had an interaction with some of the youngsters and middle-aged. Everybody's now looking at the startup ecosystem. They're really coming out with very good ideas. The Gujarat government is giving them significant support in addition to what the central government is doing. And I would urge all the honorable members to take advantage of these various schemes. When this answer came to me, sir, it was so long. I said, are you sure you want to give all this? But my team felt that it will be good for all the honorable members and it will generate confidence in our youth that the government is committed to supporting. क्वेश्चन नंबर 104 माननीय सदस्य अधीर रंजन जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या?
क्वेश्चन नंबर 104 नाम पर रखा गया सर। एक मिनट पर आ जाए। माननीय सदस्य, आप यहाँ सदन में कांग्रेस दल के नेता हैं, आप कोई प्रश्न पूछना मुझसे प्रश्न पूछना हो तो आप मुझसे कहते हैं कि प्रश्न पूछना मैं अलाउ करता आपको, और बीच में आप क्यों? आपको मैंने कभी मना किया? आप पूछते हैं कि मैं प्रश्न पूछने तो मैं अलाउ करता। आप हर वक्त कहते हैं कि आपने जवाब दिया था, ये बोलते जाते और तो क्वेश्चन है पीछे। क्वेश्चन नंबर 104। Honorable Speaker, sir, the BSNL played a crucial role in improving density न तो उनका रिकॉर्ड में आ रहा है, ना आपका रिकॉर्ड में आ रहा है। far-flung areas, but the cell tower and network connections of BSNL is very, very poor, not only in rural areas, but also in urban areas, particularly in Davangere district of Karnataka. The customers are facing great difficulties as the call drop of BSNL is very high. Keeping in view the above, I would like to know from Honorable Minister, sir, whether the poor network connection of BSNL is one of the main reasons the loss of customers. If so, what are the other main reasons for loss of customers of BSNL? What steps proposed to be taken to improve the connectivity of BSNL network, sir? Sir, BSNL went through a very bad phase of its life, sir, and primarily because certain political parties, especially in the UPA government, a lot of funds from BSNL were diverted away, and now, sir, I would like to place on record, Honorable Prime Minister has approved a very large revival package of 1,64,000 crore. 1,64,000 crore for revival of BSNL. And this project, sir, this project will totally transform BSNL. It will transform BSNL. BSNL is going to implement indigenously developed 4G and 5G technology stack. And sir, we should take pride in the country's engineers. Gave the challenge that can our engineers develop the technology stack end to end. The engineers stood up, and in line with Prime Minister's Make in India initiative, today the 4G and 5G technology stack made in India, designed in India, developed in India is today recognized all over the world, sir. That is the story of telecom, sir. Time has gone. Those days have gone when certain people from other side of this aisle, sir, for them BSNL was always a cash cow, sir. Those days are gone, sir. Those days are gone. Now BSNL is going to revive in a very big way, sir. Good. Supplementary. Question. No, sir. जसवीर सिंह गिल। बीएसएनएल देश के लिए जरूरी है। मैं क्या मंत्री जी बताएंगे, जो जियो और एयरटेल लोगों की लूट कर रहे हैं उसका क्या समाधान है? रात को फोन बंद करके सोते, सुबह ऑन करते हो, जियो और बीएसएनएल का मैसेज आ जाता है कि आपका डाटा खत्म हो गया। सर, क्या रात को बूथ उसे यूज करते हैं? कृपा करके इस पे लगाम लगाई जाए और लोगों की लूट से बचाया जाए। धन्यवाद। अब माननीय अध्यक्ष जी, जब आप लोग सरकार में थे, यूपीए की सरकार थी, तब डेटा की क्या वैल्यू थी, डेटा की क्या कॉस्ट थी सर? आप जो बूथों की बात कर रहे हैं माननीय सांसद महोदय, वो बूथ 200 रुपए पर जीबी लेते थे, आज 20 रुपए से कम है पर जीबी। आज दुनिया के सबसे अफोर्डेबल टेलीकॉम सेक्टर्स में से
हिंदुस्तान का नाम आता है सर, सबसे अफोर्डेबल हिंदुस्तान का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 105 श्री एम गुरुमूर्ति। Thank you, sir. Question number 105. Speaker, sir, has the government considered to institute Vande Bharat train on the Visakhapatnam to Tirupati route? If yes, please provide further details. If not, please provide the reason, sir. सर, माननीय सांसद महोदय का प्रश्न मेन प्रश्न से डिफरेंट है। वंदे भारत के रूट्स की कंप्लीट ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, नेटवर्क प्लानिंग के हिसाब से व्यवस्था हो रही है, उसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। सप्लीमेंट्री, ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। In the close proximity of Tirupati West Railway Station, too many schools, universities, and railway colony is there, sir. So I urge the minister to construct a road from the Tirupati West Railway Station crossing through the Sri Venkateswara Campus School backside to the Western Church, sir. Sir, honorable member can meet me anytime in the office hours. Definitely, if there are any local problems, we can sit down and solve it. The specific road that you have mentioned, sir, that road, I'll take the data about it, get information about it, and then we can take a decision, sir. Shri P.V. Mithun Reddy. Thank you, sir. Sir, I just want to request the minister, because it's a very important connection, sir, Visakhapatnam to Tirupati. So, if the minister could consider, because Tirupati is a religious destination, and if you could, what our member has requested, if the minister could consider this, we'll be very thankful to him, sir. Thank you. Yes, sir. माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि वंदे भारत का अभी जो सीट वाली, अभी बेसिकली सिटिंग वाली ट्रेन्स बन रही है, और स्लीपर वाली ट्रेन्स अभी बाद में बननी चालू होगी कुछ टाइम के बाद में। अभी जो सिटिंग वाली चेयर्स है, सिटिंग वाली जो ट्रेन्स हैं, इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस दैट पीपल कैन comfortably travel, that is about 500 to 550 kilometers, so that people don't have to travel more than 6 hours in a sitting position. So that's why we are doing the planning as per the very good scientific parameters. Very soon, when the sleeper version of Vande Bharat comes, then we can take other decisions also. श्री अरविंद शर्मा जी। स्पीकर सर, स्पीकर साहब, पूरे देश के राम भक्त इस इंतजार में हैं कि कब अयोध्या जाकर के श्री राम लला के दर्शन करें। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई योजना है रेलवे मंत्रालय की पूरे देश को, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, जब मंदिर पूरा हो 23 तक या 24 तक, तो पूरे देश को अयोध्या से जोड़ने की कोई योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सभी माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जो यशस्वी संस्कृति है, इस संस्कृति को, गौरवमयी संस्कृति को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ही अच्छी एक योजना, जिसको भारत गौरव यात्रा के नाम से चलाया गया है, उसमें सबसे पहली ट्रेन रामायण एक्सप्रेस चली। और रामायण एक्सप्रेस का जो पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस है, पैसेंजर्स का फीडबैक है, इतना अच्छा फीडबैक है माननीय अध्यक्ष जी, कि उस फीडबैक के बेसिस पे अब कई सारे नए सर्किट्स की कल्पना की जा रही है। इस पे काम ऑलरेडी चल रहा है, और जो प्रभु श्री राम के दरबार में सबको जो जितने भी प्रेमी भक्त हैं, सबको लेके जाने की जो व्यवस्था करनी है, रेलवे उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 106 श्री सुमेधानंद सरस्वती जी। प्रश्न संख्या 106। It is laid on the table, sir. धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मैं जब सांसद बना था तो सीकर में केवल 10 ट्रेनों का आवागमन था। आज आपने हमें बहुत सारी ट्रेनें दी, आपके कोटा से भी मुझे जोड़ दिया, और अभी वर्तमान में 37 ट्रेनों का आवागमन है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैंने माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा था
कि राजस्थान के सीकर, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, टोंक और कोटा जिलों के जो स्टेशन हैं उनको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए कोई कार्य योजना है? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है और उसमें मंत्री जी ने बताया कि उदयपुर, गांधीनगर, जयपुर, कोटा, डकनिया तालाब, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर में कार्य चल रहा है। आपने बताया कि जोन के हिसाब से स्टेशन ग्रेडिंग का हम चयन करते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे सीकर है एजुकेशन की दृष्टि से, कोटा के बाद में सेकंड हब है, 2.5 लाख स्टूडेंट पढ़ता है, तो उस स्टेशन के स्मार्ट के रूप में विकसित करने के लिए कोई कार्य योजना है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, स्टेशनों के कंप्लीट रीडेवलपमेंट का बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम चल रहा है सर। इसमें जो बड़े स्टेशंस हैं, बड़े स्टेशंस का कंप्लीट रीडेवलपमेंट, उसमें नए फीचर्स, एक बहुत वृहद रूफ प्लाजा, जिस रूफ प्लाजा में आराम से अच्छा वेटिंग एरिया हो, लोकल प्रोडक्ट्स बेचे जा सके, बहुत सारी एक व्यवस्था के तौर पे चल रहा है। करीब करीब आज की तारीख में 41 स्टेशंस पे काम आरंभ हो चुका है माननीय अध्यक्ष जी। इसके अलावा बाकी सब स्टेशंस का फेज बाय फेज जो नेक्स्ट लेवल के स्टेशन है उनकी मास्टर प्लानिंग अभी चल रही है। इसके अलावा जो दूसरे स्टेशन हैं उन स्टेशन का भी काम एक फेज बाय फेज लिया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय सांसद महोदय का जो रिक्वेस्ट है, मैं इनसे अलग से मिलके डेफिनेटली इनके स्टेशन की अगर इतनी डिमांड है वहां पे पैसेंजर्स की, तो वहां पे और भी काम लिया जा सकता है। सप्लीमेंट्री। सर धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री से जानना चाह रहा था कि जो हमारी जो प्रमुख स्टेशन है उन पर आरक्षण केंद्र, वाईफाई जैसी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए और सभी स्टेशनों को विद्युतीकृत करने के संबंध में क्या सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई है? माननीय अध्यक्ष जी, करीब करीब 6000 से अधिक स्टेशन पे ऑलरेडी फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है और पीआरएस जो रिजर्वेशन सेंटर की बात है तो बहुत सारा रिजर्वेशन ऑलरेडी इंटरनेट की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जिसे बहुत ही एक सरल व्यवस्था में मोबाइल फोन से ही बैठे बैठे रिजर्वेशन करवाया जा सकता है। सुखवीर सिंह जौनपुरिया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो 20 साल के पुराने काम थे आज इनके नेतृत्व में सारे काम कंप्लीट होते दिखाई दे रहे हैं। दौसा गंगापुर की लाइन हो, कुछ भी हो, और कई काम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक जानना चाह रहा था कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन इनकम की दृष्टि से भी और पर्यटक की दृष्टि से भी, देशी और विदेशी पर्यटक बहुत भीड़ होती है, बहुत रस भी रहता है, लेकिन उस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि वहाँ पर वेटिंग रूम भी, टॉयलेट भी, कोई फूड कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी आप भी 1 महीने पहले गए थे, वहाँ पर जिस हिसाब की दिक्कत आपने भी झेली, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आपका जो इको स्मार्ट स्टेशन के में चल रहा है तो कम से कम सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को उसमें लिया जाए, ताकि वहाँ भी बहुत जरूरत है, इसलिए मैं आपका निवेदन करना चाह रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, सवाई माधोपुर NSG 3 कैटेगरी में आता है और डेफिनेटली बड़े स्टेशंस के काम के साथ ही साथ और भी कई स्टेशनों को एक साथ लिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेशन डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा फोकस के साथ काम चालू किया है और उस काम में आज रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेशन हमारे देश में करीब करीब 7500 स्टेशन हैं, तो ये सारा एक फेज बाय फेज ही किया जा सकता है। श्री NK प्रेमचंदन जी। Thank you, Speaker, sir. Sir, I am thankful to the Honorable Minister and the Railways for taking and redeveloping the stations in the international standard. Sir, from my state, 3 stations have already been taken. My station, Kollam station in my constituency, is also now tender and all the process have already been completed. The work has just started. My specific question is, what is the time frame by which the Kollam railway station is completed? And also I would like to know from the Honorable Minister, I am staying just 50 meters away from the railway station. It is quite unfortunate to say, even the general manager of Southern Railway is visiting my railway station so as to look into the aspects of development of the station. The public representative, the member of parliament, has to be taken into confidence before finalizing the mode of development and what are the amenities to be taken into account. Unfortunately, they are not taking into confidence the members of parliament of the concerned constituencies. Will the government, sir, will the government give a direction? Will the government give a direction to the concerned so as to take अध्यक्ष जी,
station development is a very complex process. Trains have to continuously run. Services cannot be disrupted while we are doing the construction work. So most of such cases, if you look at international standards, station redevelopment of a brownfield station normally takes a time frame of 3 to 5 years, depending upon the complexity of the stations. In these cases, we are developing a very interesting modular approach of developing stations so that we can do the construction work in a very fast manner. That particular modular construction methodology is getting perfected today in the laboratory and in the pilot projects in the within the railway system. So we hope that we'll be able to do many of these projects at in time frame which is significantly lesser than the international time frames. Regarding the design process, Honorable Speaker Sir, most of the designs have been done in good consultation with the people of the area. If Honorable member has any complaint, I can definitely look into his complaint as an individual complaint. श्री सुरेश धनोरकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूँ, कोविड महामारी के पहले रेलवे प्रवास अंतर्गत जिस प्रकार की सुविधा वृद्ध नागरिक तथा अधिक स्वीकृति धारक पत्रकारों को मिलती थी, उसे फिर से शुरू करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, करीब करीब हर एक पैसेंजर को, हर एक यात्री को करीब करीब 55% कंसेशन आज भी दिया जा रहा है। वो इस तरह से है कि रेलवे की अगर कॉस्ट यात्रियों को ले जाने में 1 रुपये 16 पैसे आती है, रेलवे केवल चार्ज करता है 45 पैसे 48 पैसे के आसपास। पिछले साल टोटल सब्सिडी केवल यात्री सेवा पे करीब करीब 59,000 करोड़ पैसेंजर सब्सिडी पिछले साल दी गई थी। इसके अलावा भी और भी दूसरी यात्रियों के लिए कई नई तरह की सुविधाएं आ रही हैं, कई नई तरह की फैसिलिटीज आ रही हैं, नए तरह के ट्रेन्स आ रही हैं। तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट है माननीय सांसद महोदय से कि जो भी और भी कोई अगर निर्णय लिए जाने हैं तो लिए जाएंगे समय पे, लेकिन अभी रेलवे के जो कंडीशन है उस कंडीशन को भी सबको देखना चाहिए। मनोज तिवारी जी।